Am I audible? Yes, sir. Okay. ओके, तो पिछले क्लास में हमने क्या देखे थे? टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो जो इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप का होता है, जैसे कि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या क्या थे? इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट और इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ये सब अपने स्टडी किए थे। देखो, बेसिकली ये जो हम इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, यूज करते अननोन क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, है कि नहीं? अननोन क्वांटिटी को हम मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। तो जैसा कि मान लो एक सर्किट है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है? ये क्या है? मान लो कि ये एक एमीटर है, यहाँ से हम सप्लाई दे रहे हैं, ये डीसी सोर्स है, वोल्टेज, इसका वैल्यू रेजिस्टेंस। देखो, ये जो रेजिस्टेंस और ये जो वोल्टेज है, इसका रेटेड वैल्यू अगर हमें मालूम होगा तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हम करंट को, ये जो सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है, इस करंट को वैल्यू को हम निकालेंगे। ठीक है, इस करंट का वैल्यू क्या है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ? डी अपॉन आर, ऐसा आएगा ना। तो ये थ्योरी हमें मालूम होना चाहिए, तभी हम इसका जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक आम आदमी, उसका तो इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, तो वो कैसे इस करंट को मेजर करेगा? ऑब्वियसली एमीटर से ही मेजर करेगा, मतलब कि करंट एमीटर से मेजर करेगा, वोल्टेज वोल्टमीटर से मेजर करेगा, पावर वॉटमीटर से मेजर करेगा। ठीक है, हर एक क्वांटिटी का हर एक अलग सा इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जिससे हम मेजर करते हैं उस अननोन क्वांटिटी। अब देखो, यहाँ पर जो एमीटर है, ये एमीटर क्या करता है? बेसिकली ये करंट को मेजर करता है। कैसे मेजर करता है? इस मीटर के अंदर होता क्या है? कुछ तो होता है, जबकि ये जो इसका जो पॉइंटर है, वो पॉइंटर हमें रीडिंग शो करता है कि नहीं? तो बेसिकली होता क्या है, ये जो सारे मीटर होता है, मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके अंदर एक इफेक्ट होता है। कैसा इफेक्ट? मतलब ये जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी के वजह से इसके अंदर कुछ इफेक्ट होता है। जैसे कि क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट आता है, थर्मल इफेक्ट आता है, केमिकल इफेक्ट आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट आता है, इंडक्शन इफेक्ट आता है, ऐसे बहुत सारे इफेक्ट आता है। तो ये जब इफेक्ट आएगा तब क्या करेगा, इसके अंदर जो मैकेनिज्म है, वहां पर ये जो इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है ना, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि हम ये सब अभी डिस्कस कर रहे हैं एनालॉग मीटर के लिए, ठीक है? ये सब सारे के सारे क्या है? एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। एनालॉग की इसका इसका तो पॉइंटर होता है, उसका मूवमेंट होता है कि नहीं? ये सारे के सारे एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये एनालॉग इंस्ट्रूमेंट जो होता है, इसके अंदर इस इफेक्ट के वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए ये जो इंस्ट्रूमेंट है,
ये अपना रीडिंग दे देता है, ठीक है। पॉइंटर मूव करता है, पॉइंटर मूव करके वो जो हमारा जो एक्चुअल वैल्यू है उस वैल्यू को शो करता है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे ये जो इफेक्ट होता है, किस इफेक्ट के कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसे क्या इफेक्ट होता है, मतलब कि ये जो वोल्ट मीटर होता है, अमीटर होता है, इसके अंदर कौन कौन सा इफेक्ट आता है, मैग्नेटिक इफेक्ट या थर्मल इफेक्ट, कौन कौन सा इफेक्ट आता है इंस्ट्रूमेंट का, और उस इंस्ट्रूमेंट कौन कौन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करता है, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, चलो। पिछले दिन मैंने बता ही दिया था कौन कौन सा इफेक्ट होता है, तो आज भी एक बार देख लो, ठीक है। यहाँ पर हम इस कॉलम में इफेक्ट को ले लेते हैं, इफेक्ट्स यहाँ पर ले लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स यूटिलाइज्ड, इंस्ट्रूमेंट यूटिलाइजिंग द इफेक्ट, थर्ड जो कॉलम है उसको ले लेते हैं, suitability, suitability for type of measurement, मतलब के किस किस मेजरमेंट के लिए ये सुइटेबल है, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला है मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इफेक्ट कहाँ पड़ता है, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, ठीक है। और इससे हम क्या मेजर करते हैं, करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी, ये सारे के सारे हम मैग्नेटिक, ये जो मीटर से हम मेजर करते हैं, इसके अंदर जो इफेक्ट आता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। नेक्स्ट देखेंगे थर्मल इफेक्ट, थर्मल, थर्मल इफेक्ट कहां पर आता है, एमीटर पे आता है, वोल्ट मीटर पे आता है, एमीटर पे आता है, वोल्ट मीटर पे आता है। और इससे हम क्या करते हैं, ये इसमें हम वोल्टेज एंड करंट को मेजर करते हैं, वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट। और हाँ, एक बात ये दो सिस्टम में ही है, पहला जो मैग्नेटिक इफेक्ट है ये एसी और डीसी दोनों में ही हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो थर्मल इफेक्ट है, थर्मल इफेक्ट का जो मीटर है ये भी एसी एंड डीसी दोनों में ही मेजर करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट ओनली वोल्ट मीटर पे आता है, ठीक है, वोल्ट मीटर पे ये इफेक्ट आता है, वोल्ट ओनली। तो वोल्ट मीटर क्या मेजर करते हैं, ये जो वोल्ट मीटर है ये एसी डीसी दोनों में ही मेजर करता है, ठीक है, वोल्टेज मेजर करता है ऑन एसी एंड
डीसी, ठीक है, दोनों में ही मेजर करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर जो होता है, ठीक है, ये थर्मल वोल्टमीटर होता है। ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, मतलब पीएमएमसी है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, ये आगे जाके हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो मूविंग आयरन एमआई इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। थर्मोकपल में क्या होता है, थर्मल इफेक्ट आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कहाँ पर आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर जो होता है वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट आता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे ये वोल्टमीटर का अलग अलग इफेक्ट आता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या देखेंगे, केमिकल इफेक्ट, ठीक है, केमिकल इफेक्ट, ये ये भी एक इफेक्ट होता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में। तो ये जो होता है इंटीग्रेटिंग जो मीटर होता है, इंटीग्रेटिंग जो मीटर होता है, वहां पर ये इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इस मीटर से हम क्या मेजर करते हैं, इसमें इस मीटर से हम मेजर करते हैं क्या, डीसी एम्पियर आवर, डीसी एम्पियर आवर यहाँ से मेजर करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट। ये कहाँ पर होता है, वोल्टमीटर पे होता है, एमीटर पे होता है, वाटमीटर पे होता है, एनर्जी मीटर पे होता है। इस सारे मीटर में ये इंडक्शन इफेक्ट काम करता है। और एक बात याद रखना, ये इंडक्शन इफेक्ट कहाँ पर काम करेगा, ओनली एसी सिस्टम पे, ठीक है, ठीक है। ये क्या मेजर करेगा, वोल्टेज मेजर करेगा, करंट को मेजर करेगा, पावर को मेजर करेगा, एनर्जी को मेजर करेगा, ठीक है, इन एसी सिस्टम ओनली, एसी सिस्टम ओनली, ठीक है। मतलब कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो इफेक्ट है, ये डीसी इंस्ट्रूमेंट में काम नहीं करेगा, या फिर डीसी सिस्टम में काम नहीं करेगा। ये कहाँ पर होता है, ये ओनली एसी सिस्टम में होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इफेक्ट। आगे जाके हम ये सारे इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस इफेक्ट, हम इंस्ट्रूमेंट को अलग अलग जो मीटर होता है, अलग अलग मीटर को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी ये जान लो कि ये जो है, ये इफेक्ट इस मीटर पे होता है, और इस इफेक्ट के वजह से ही वो मीटर हमें क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें रीडिंग शो करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली मीटर का फंक्शन, ठीक है। अब देखते हैं ये इफेक्ट जो होता है, ये इफेक्ट आता कैसे है, ठीक है। मतलब के मतलब के ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर कुछ तो फंक्शन होता है, जैसे कि ये जो पॉइंटर है, पॉइंटर का मूवमेंट होता है, कुछ तो है। तो हम देखेंगे ये कैसा होता है, ठीक है। अब देखो, एसेंशियल ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है वहां पर क्या होता है, ये देखेंगे। बेसिकली इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि ये जो मीटर होता है, मीटर को अगर जब हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, उसका जो पॉइंटर होता है, पॉइंटर हमें वो अननोन जो क्वांटिटी होता है इलेक्ट करंट का या वोल्टेज का, उस क्वांटिटी को मेजर करते हैं और पॉइंटर उस पॉइंट पे शो करता है कि नहीं। तो ये जो पॉइंटर है, इस पॉइंटर को मूव करने के लिए कुछ तो फोर्स की जरूरत होगा, है कि नहीं। मतलब कि मान लो ये एक स्केल है, ठीक है, ये एक स्केल है,
यहाँ पर एक पॉइंटर है, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंटर, ये पॉइंटर, ये स्केल है, ये एक स्केल है। तो जब भी हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, ये जो पॉइंटर होता है, ये पॉइंटर जीरो जीरो वैल्यू से मूव करना स्टार्ट करेगा, है कि नहीं, जीरो वैल्यू से मूव करना स्टार्ट करेगा। लेकिन क्यों करेगा, क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, इसके ऊपर एक फोर्स लगता है। इसकी वजह से वो जो हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो हम इसको ये जो सिस्टम में मीटर को हम ऑन कर रहे हैं, ठीक है, मेजर करने के लिए, तब क्या होगा, वो जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। कैसे कन्वर्ट करेगा, देखो बेसिक सब एक प्रिंसिपल है, हम एक पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को ही ले लेते हैं। मान लो कि ये एक परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर है, ठीक है, मतलब पीएमएमसी मीटर है। ये जो मैग्नेट है, दोनों साइड जो मैग्नेट है, ये परमानेंट मैग्नेट है। अब देखो इस मैग्नेट के अंदर क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ पोल, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये तो पास करेगा, ठीक है, ये पास करेगा। अब इस फील्ड के ऊपर अगर हम एक कॉइल को रख देते हैं, ठीक है, मान लो कि ये एक कॉइल है, यहाँ पर एक कॉइल या फिर कंडक्टर, ठीक है, एक कंडक्टर को यहाँ पर रख देते हैं, तो क्या होगा, और इस कंडक्टर के थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। मान लो कि ये एक एमीटर है, ठीक है, ये एक एमीटर है और ये सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है। तो ये जो कॉइल है, इस कॉइल के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है। अब बताओ, एक करंट कैरिंग कंडक्टर या कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करता है, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर हम इसे रखते हैं, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या, सर फ्लक्स जनरेट होगा। अच्छा ऐसा होगा, फ्लक्स जनरेट होगा। सर टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, वेरी गुड। मतलब कि एक करंट करेंट कंडक्टर अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, उसमें एक फोर्स लगेगा, है कि नहीं, एक फोर्स लगता है, ठीक है। तो जब यहाँ पर एक फोर्स लगेगा तब यहाँ पर क्या होगा, एक टॉर्क भी आ जाएगा, है कि नहीं, ये तो रोटेट करता है, यहाँ पर एक ये रोटेशनल फोर्स है, मतलब कि यहाँ पर एक टॉर्क लगेगा। जब ये टॉर्क लगेगा तो ये क्या करेगा, ये जो कॉइल ये मूव करेगा, ठीक है, मतलब डिफ्लेक्ट करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। ऐसे ही इस मीटर के अंदर ये एक कोर होता है, यहाँ पर एक कोर होता है, ठीक है, कोर के ऊपर कॉपर का कॉइल रहता है, ठीक है, कोर के ऊपर कॉपर का कॉइल रहता है। तो जब इस मीटर को हम किसी सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं, मान लो कि ये एमीटर है, सीरीज में ही कनेक्ट होगा, तो क्या है, वो जो सर्किट का जो करंट है वो करंट इस कॉइल के थ्रू पास होगा। जब इस कॉइल के थ्रू पास होगा तो क्या है, यहाँ पर तो परमानेंट मैग्नेट है, मतलब यहाँ पर एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या होगा, उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। जब फोर्स लगेगा तो यहाँ पर एक टॉर्क आ जाएगा, और इसके साथ क्या होता है, इसके साथ ये जो पॉइंटर होता है ना, ये पॉइंटर इसके साथ कनेक्ट होता है, ठीक है, यहाँ पर स्केल होता है, ये करंट इधर से पास हो जाएगा सर्किट में, लेकिन ये जो क्या है, ये जो कोर है, कॉइल है, ये कॉइल क्या है, एक डिफ्लेक्ट होगा। जब ये डिफ्लेक्ट होगा तब ये पॉइंटर मूवमेंट करना शुरू करेगा, मतलब कि इस पॉइंटर के ऊपर एक टॉर्क आएगा, और ये टॉर्क से वजह से क्या होगा, जीरो से ये
आगे मूव करना स्टार्ट करेगा। तो इस जिस टॉर्क के वजह से इस पॉइंटर जीरो वैल्यू से मूव करना स्टार्ट करेगा, जीरो पोजीशन से, उस टॉर्क को हम क्या कहते हैं? उस टॉर्क को हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं। जिस फोर्स के वजह से ये टॉर्क प्रोड्यूस होता है, उस फोर्स को क्या कहते हैं? उस फोर्स को हम कहते हैं डिफ्लेक्टिंग फोर्स, मतलब एफ डी, और इस टॉर्क को कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है बेसिकली? देखो, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इसे हम टीडी के टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड by making use of one of magnetic, chemical, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये सारे सारे चीज की वजह से ये प्रोड्यूस्ड होता है। और ये क्या करता है? ये करता है cause the moving system of the instrument to move from zero position। मतलब कि क्या है? ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है, ये इस पॉइंटर को जीरो पोजीशन से मूव करता है। ठीक है, तो ये देखो पॉइंटर का मूवमेंट हो गया। अब क्या होगा? जब इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा, इस डायरेक्शन लगेगा, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में, मतलब कि इस डायरेक्शन में एक रिफ्लेक्टिंग टॉर्क अप्लाई होता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, तब ये पॉइंटर मूव करना स्टार्ट कर देगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये मूव करेगा। लेकिन देखो, इसको अगर हम नहीं रोके तो ये हमारा जो एक्चुअल मेजर्ड वैल्यू है, उस मेजर्ड वैल्यू के पोजीशन में ये स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि मान लो कि हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है वो 10 एम्पियर है। ठीक है, वो 10 एम्पियर है। हम जिस करंट को मेजर कर रहे हैं उस करंट का वैल्यू 10 एम्पियर है। तो क्या होगा? इस पॉइंटर को इस 10 एम्पियर में ही रुकना चाहिए ना, इस पॉइंट को ही शो करना चाहिए। लेकिन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या करता है? इस पॉइंटर को लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में मूव, एक फोर्स देता है, तो एक पॉइंटर लेफ्ट टू राइट मूव करता है। लेकिन इसको इस पॉइंटर को अगर इस पोजीशन में स्टेबल करना होगा तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक क्या होगा? टॉर्क हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, मतलब लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट, इस डायरेक्शन में एक टॉर्क को प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर हम टॉर्क को प्रोवाइड नहीं करें तो क्या होगा? ये पॉइंटर ये जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, मतलब इस पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि एक्चुअल जो हमारा रीडिंग है, ये रीडिंग को शो ही नहीं करेगा। ये जीरो से स्टार्ट होगा, स्टार्ट होके यहाँ पर आके रुक जाएगा। तो इस पॉइंट पे इसे शो करना है, इस पॉइंट पे इसे रुकना अगर है तो क्या होगा? इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें एक टॉर्क को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो वो जो टॉर्क होगा, उस टॉर्क को हम क्या कहते हैं? उस टॉर्क को हम कंट्रोलिंग टॉर्क कहते हैं। ठीक है, उस टॉर्क को हम क्या कहते हैं? उस टॉर्क को हम कंट्रोलिंग टॉर्क कहते हैं। तो कंट्रोलिंग टॉर्क का डायरेक्शन कहां से कहां होगा? टीडी का जो डायरेक्शन है, टीडी के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम कंट्रोलिंग टॉर्क को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैकेनिज्म होता है। देखो, ये जो होता है ना, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा रहता है, यहाँ पर एक स्प्रिंग होता है। ठीक है, स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग होता है, ये स्प्रिंग हमें ये कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है। ये स्प्रिंग हमें क्या करता है?
कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेकिन कंट्रोलिंग टॉर्क कब प्रोवाइड करेगा, देखो इसको अच्छी तरह से समझ लो, ठीक है। ये पॉइंटर है, ये पॉइंट है, और ये हमारा पॉइंटर है, ठीक है। हमारा पॉइंट, और ये हमारा जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम मेजर करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को मान लो, इस पॉइंट को मान लो ए, ये बी, ये सी, ठीक है। ये हमारा मेजरिंग वैल्यू है। तो अगर यहाँ पर अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोवाइड होगा तो क्या होगा, ये मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा इस पोजीशन पे, इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। लेकिन ये इस तरह से मूवमेंट करेगा, मूवमेंट करने के बाद कहाँ तक आएगा, ये लास्ट जो पॉइंट है, मतलब फिजिकल डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन की तरफ ये आना चाहेगा। लेकिन हमें क्या क्या होगा, ये जो स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग भी एक कंट्रोलिंग टॉर्क उसी समय प्रोवाइड करेगा, जो उसका जो डायरेक्शन होगा, ये अगर टीटी हो गया तो इसका डायरेक्शन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब कि टीसी होगा, ठीक है। तो इस जो पोजीशन है, इस पोजीशन में पॉइंटर को अगर रुकना होगा, इस पोजीशन में पॉइंटर को अगर रुकना होगा तो टीडी और टीसी का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, ठीक है। टीडी और टीसी का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, तभी इस पॉइंटर इस वैल्यू के ऊपर, मतलब कि ये इक्विलिब्रियम जो स्टेट होता है, इस स्टेट पे आएगा, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट के लेफ्ट में अगर देखोगे, इस पॉइंट के लेफ्ट में क्या होगा, ऑलवेज टीडी क्या होगा, टीडी ग्रेटर देन टीसी होगा, ठीक है। तभी ये लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर टीसी ज्यादा हो जाएगा इस पोजीशन में तो पॉइंटर क्या मूव नहीं करेगा, ठीक है। और इस तरफ देखो, इस तरफ क्या होगा, अगर मान लो कि पॉइंटर इस तरफ है, ठीक है, इस तरफ है, तो यहां अगर आ जाएगा तो ये जो कंट्रोलिंग टॉर्क है, कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से ज्यादा होगा, ठीक है, इस साइड पे। और ये जो हमारा जो पॉइंट है, मतलब कि इक्विलिब्रियम स्टेट है, ये हमें एक्चुअल वैल्यू को दिखाता है। इस पॉइंट में क्या होगा, इस पॉइंट में दोनों टॉर्क इक्वल हो जाएगा, ठीक है, दोनों टॉर्क क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखो इस सिचुएशन में सी के लेफ्ट साइड में देखो, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज्यादा है कंट्रोलिंग टॉर्क से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा, मूव करते करते अगर इस पॉइंट को क्रॉस करके इधर आ जाएगा, मतलब राइट साइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में एक कंट्रोलिंग टॉर्क मिलेगा स्प्रिंग के थ्रू, ठीक है। जब कंट्रोलिंग टॉर्क मिलेगा तो क्या करेगा, इस पॉइंटर फिर से लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में। तो राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में अगर ये मूव करेगा तो इस पॉइंटर को क्रॉस करके फिर से ये लेफ्ट में आ जाएगा, मान लो कि ये पोजीशन में आ गया, ठीक है, ये पोजीशन, मान लो कि ये डी पोजीशन। तो इस पोजीशन में अगर आएगा तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क फिर से ज्यादा हो जाएगा, तो ये क्या करा गया, ये फिर से इसे लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन मूव करेगा। तो ये मान लो कि ये इस पॉइंट को क्रॉस करके फिर से यहाँ आ गया, ठीक है। ये कुछ टाइम तक चलता रहेगा, ठीक है, मतलब कि ये पॉइंटर, ये जो हमारा एक्चुअल जो पॉइंट है, जो मेजरिंग पॉइंट है, इसके पास ऑसिलेट करेगा। क्यों ऑसिलेट करेगा, इस पॉइंटर के एक इनर्शिया होता है, एक बार ये इस पॉइंटर को क्रॉस करके इधर आ जाएगा, जब इधर आएगा तो कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करेगा, ज्यादा होगा, तो इसे फोर्स देगा, फिर से ये लेफ्ट में आएगा। यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज्यादा होगा, फिर से ये फोर्स देगा। तो ऐसा करते करते कुछ टाइम बाद ये इस पॉइंट पे आके स्टेबल होगा, ठीक है। जब इस पॉइंट पे आके स्टेबल होगा तब ये जो टीडी इज इक्वल टू टीसी, मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क इस पॉइंट पे इक्वल हो जाएगा। लेकिन उस पॉइंट पे, स्टेबल पॉइंट पे आने से पहले कुछ टाइम तक उस पॉइंट के पास वो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो अगर देखो किसी इंस्ट्रूमेंट अगर ऐसा अनडिजायरेबल उसमें ऑसिलेट प्रोड्यूस्ड होता है तो हमें रीडिंग लेने में बहुत टाइम लग जाएगा, है कि नहीं, कुछ तो टाइम लगेगा। तो इस ऑसिलेशन को रोकने के लिए हमें और एक टॉर्क को प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इस ऑसिलेशन को रोकने के लिए और एक टॉर्क को प्रोवाइड करना पड़ेगा।
जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डैम्पिंग टॉर्क। जिसको हम क्या कहते हैं, डैम्पिंग टॉर्क। ये टॉर्क यहाँ पर अगर हम देंगे तो ये ऑसिलेट, ये जो ऑसिलेशन यहाँ पर हो रहा है ना, ये तुरंत खत्म हो जाएगा और पॉइंटर हमें हमारा जो एक्चुअल रीडिंग है वो रीडिंग शो करेगा, मतलब कि उस पॉइंट पे आके ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस टॉर्क को हम क्या बोलते हैं, इस टॉर्क को हम बोलते हैं डैम्पिंग टॉर्क। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क। और टीडी क्या है, टीडी है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो ये 3 टॉर्क इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ तक किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है? या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है? सर डैम्पिंग टॉर्क को कैसे अप्लाई करते हैं? तो हम आगे जाके देखेंगे। तो डैम्पिंग हमें पढ़ना होगा। ठीक है, डैम्पिंग आगे आगे हमें डैम्पिंग पढ़ना होगा। जो एयर डैम्पिंग बेसिकली 2 तरह का होता है। ठीक है, एक एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग है, मतलब एयर, उसमें एयर पास करके एयर का जो फ्रिक्शन है, उस फ्रिक्शन से हमें ये ऑसिलेशन को रोक सकते हैं। और एक क्या है, और एक फ्लूइड फ्रिक्शन है। ठीक है, जो फ्लूइड फ्रिक्शन है, फ्लूइड फ्रिक्शन से हमें ये जो ऑसिलेशन हो रहा है इसको हम रोक सकते हैं। तो ये जो डैम्पिंग बेसिकली 2 टाइप का डैम्पिंग होता है, एक होता है फ्लूइड फ्रिक्शन, एक होता है एयर फ्रिक्शन, और एक तीसरा होता है जिसे हम एडी करंट डैम्पिंग कहते हैं। ठीक है, एडी करंट तो पहले तुम लोग पढ़े ही होंगे। तो उस एडी करंट के वजह से ही ये डैम्पिंग जो हो रहा है, मतलब ये जो ऑसिलेशन जो हो रहा है, इसको हम रोकेंगे। वो जब आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे ना, डैम्पिंग टॉर्क आगे जाके पढ़ना होगा। ठीक है, कंट्रोलिंग टॉर्क डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, कंट्रोलिंग टॉर्क भी 2 टाइप का होता है। क्या है, एक होता है स्प्रिंग कंट्रोल होता है। कंट्रोलिंग टॉर्क भी 2 टाइप का होता है। देखो यहाँ पर हम बता दें, ये जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, पीसी, ये दो टाइप का होता है। क्या होता है, एक होता है स्प्रिंग कंट्रोल, दूसरा होता है क्या, ग्रेविटी कंट्रोल। ठीक है, एक होता है स्प्रिंग कंट्रोल, दूसरा होता है ग्रेविटी कंट्रोल। और ये जो हमारा डैम्पिंग टॉर्क है, डैम्पिंग टॉर्क होता है, डैम्पिंग टॉर्क ये कितना होता है, एक होता है एयर फ्रिक्शन, सेकेंड होता है क्या, फ्लूइड फ्रिक्शन, थर्ड वाला क्या होता है, एडी करंट। एडी करंट, ये तीनों, ये 3 प्रोसेस से हमें डैम्पिंग टॉर्क मिलता है। ठीक है, डैम्पिंग टॉर्क, और ये दो जो कंट्रोल है, 2 कंट्रोल से हमें कंट्रोलिंग टॉर्क मिलता है। ठीक है, तो ये जो कंट्रोलिंग डैम्पिंग और ये जो रिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, यहाँ पर कैसे काम कर रहा है, यहाँ तक बात क्लियर है ना? यहाँ तक बात क्लियर है ना? ये ओके, अब देखो, अब हम ये जो टीडी और टीसी के बीच में एक रिलेशन है, वो रिलेशन को हम देख लेते हैं। इस पिक्चर को देखो, ये फिगर को देखो। ठीक है, अच्छा, अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो यहाँ पर एक फोर्स लगता है कि नहीं? एक फोर्स लगता है। उस फोर्स का जो वैल्यू होता है, क्या होता है, बताओ तो, मालूम है?
उस फोर्स का वैल्यू क्या होता है? BIL sin थीटा। BIL sin। तो यहाँ पर एक फोर्स लगता है BIL sin थीटा, लेकिन एंगल को हम 90 डिग्री रखते हैं। तो फोर्स कितना होगा? फोर्स का वैल्यू होगा BIL। ठीक है, फोर्स का वैल्यू होगा BIL। यहाँ पर B क्या है? B क्या है? फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी। I क्या है? ये जो कॉइल है, कॉइल का जो करंट है, करंट है, कॉइल करंट। ठीक है, और L क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर और कॉइल। ठीक है, लेंथ ऑफ कॉइल। तो ये हो गया BIL। अब देखो टॉर्क का इक्वेशन क्या है? फोर्स इनटू डिस्टेंस है कि नहीं? टॉर्क क्या होता है? टॉर्क क्या होता है? बताओ। डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा, ये जो A इज इक्वल टू BIL है, ठीक है, A इज इक्वल टू BIL है, ये एक टर्न के लिए है ना। अगर नंबर कॉइल का ये जो नंबर ऑफ टर्न अगर n हो जाए, मतलब कि n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न, तो इस फोर्स का वैल्यू क्या आएगा? इस फोर्स का वैल्यू क्या आएगा? A इज इक्वल टू BIL इंटू n, है कि नहीं? इसका वैल्यू क्या आएगा? BIL इंटू n। तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, तभी हमें क्या मिलेगा? ये जो टोटल कंडक्टर है, मतलब कि टोटल जो ट्रांस है, टोटल हमें टॉर्क को मिलेगा। ठीक है, तो BIL n इंटू डी। डी मतलब क्या है? डी मतलब विड्थ ऑफ द कॉइल। डी मतलब विड्थ ऑफ कॉइल और डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल साइड। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द जो कॉइल साइड है, इसका डिस्टेंस है, मतलब कि मान लो कि ये डी। ठीक है, और ये हो गया हमारा एल। ये हो गया हमारा क्या? एल। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन फोर्स